बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था यूएस हिस्ट्री के कोर्स को, और प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेट डिप्रेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके कॉजेज़ और आउटकम्स देखे थे कि किस वजह से ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में आया था और उसके आउटकम्स क्या थे। आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की फेमस न्यू डील के बारे में और उनकी जो प्रेसिडेंसी में उन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई थी, जिसकी वजह से यूएसए सक्सेसफुली ग्रेट डील के ज़रिए इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर आ पाया। हम वन बाय वन डिटेल्स को Right. So Franklin D. Roosevelt was the 26th president of USA, और ये फिफ्थ कजन थे टेडी रूजवेल्ट के। इन्होंने 1924 में भी इलेक्शंस लड़े थे, 1928 में भी, लेकिन दोनों बार ये इलेक्शंस हार गए थे और हर्बर्ट हूवर जो थे उनकी प्रेसिडेंसी आई थी जबकि ये हार चुके थे। और अपनी फेमस न्यू डील जो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स में बड़ा हाईलाइट की थी, यूज़ की थी और लोगों को अट्रैक्ट किया था, उसके ज़रिए फिर 1932 में ये हूवर के अगेंस्ट में 89% इलेक्टोरल वोट्स लेकर जीतते हैं और 26th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के ये बनते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट देखें जिस टाइम पर आए थे, उस टाइम पे हमने पहले ही डिस्कस किया कि हर्बर्ट हूवर की जो गवर्नेंस में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, लोगों को उसके बड़े ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल रहे थे। तो एक टफ टाइम में प्रेसिडेंसी को संभालना इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। तो उन्होंने अपनी न्यू डील में वो इनकॉर्पोरेट किया था केनीजियन इकोनॉमिक मॉडल को, जो कि एक ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट हैं जॉन केनीस, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। केनीजियन इकोनॉमिक अप्रोच बेसिकली क्या कहती है, वो ये इंस्ट्रक्ट करती है गवर्नमेंट को कि वो अपना तमाम का तमाम पैसा लगाए डिफरेंट फील्ड्स में ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके और अपनी इकोनॉमी को बचाया जा सके। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो केनीजियन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि उनकी न्यू डील पॉलिसी आखिर थी क्या। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो मिल जाएगा, जिसमें हमने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से सेक्टर्स जो थे वो मुतासिर हुए थे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो सबसे पहले अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि बैंक आधे से ज़्यादा बंद हो चुके थे, क्लोज हो चुके थे, वो बुरी तरह से इम्पैक्ट आया था उनके ऊपर। तो बैंक्स को वापस नॉर्मल करने के लिए, सरवाइव करने के लिए उन्होंने कुछ बैंकिंग पॉलिसीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने एक इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट पास किया था, यानी हॉलिडे अनाउंस किया था और उस दिन इमरजेंसी बैंकिंग एक्ट अनाउंस किया था, जिसको ग्लास स्टीगल एक्ट भी कहते हैं। ग्लास स्टीगल एक्ट को थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपके साथ, सबसे पहले इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेपरेट किया था इन्वेस्टमेंट बैंक को रिटेल बैंक्स के से, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो थे वो उनको सेपरेट किया और रिटेल बैंक्स जो थे वो उनको सेपरेट किया। उसके बाद जब आपने दोनों तरह के बैंक्स को सेपरेट कर दिया है तो फिर उन्होंने रिटेल बैंक्स जो थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि वो डिपॉजिटर्स की जो पैसा उनके पास जो वो डिपॉजिट किया है उन्होंने, उसको किसी भी किस्म के रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ ना किया जाए। ठीक है, देखिए जब आप बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो वो उसको डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रोहिबिट किया। साथ ही साथ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो थे उनको ये इंस्ट्रक्ट किया कि वो रिटेल बैंक का इंटरेस्ट रेट कंट्रोल ना करें। ठीक है, अब आप में से जो बैंकिंग के बैकग्राउंड से हैं उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर समझ में आ सकता है। सबसे पहले बैंक्स को सेपरेट करना, रिटेल बैंक को डिपॉजिट बैंक से, फिर उसके बाद उनको इंस्ट्रक्ट करना कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल ना करें और रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिट्स जो थे वो लोगों के यूज़ ना करें। देखिए लोगों का पैसा ऑलरेडी उस वक्त डूब रहा था, तो बैंक के अंदर लोगों का पैसा रखना बहुत ज़रूरी था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्ट अनाउंस किया था। साथ ही साथ में उन्होंने एक फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस भी इस्टेब्लिश किया, और इसका वही मकसद था कि लोगों को बेसिकली ये अश्योरेंस दी जा सके कि उनका पैसा जो है वो बैंक्स के अंदर महफूज है और वो अपने पैसे को बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने फेडरेशन को भी एम्पावर किया था। फेडरेशन यानी उनकी गवर्नमेंट, कि वो जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है,
एक चीज़ होती है कि आप बैंक को नेशनलाइज़ कर दें और एक होता है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर शो करें। तो फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने बैंक्स को नेशनलाइज़ नहीं किया था, बैंक को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ जो थी वो अनाउंस की थी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ दी थी, ताकि जो क्राइसिस है बैंक्स का वो मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ में उन्होंने फायर चैट्स जो थी रेडियो के ज़रिए उन्होंने लोगों के लिए ये पैगाम जारी किया था कि वो इनकरेज किया था उनको एक्चुअली कि अपना पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करें और गवर्नमेंट को हेल्प करें कि वो बैंक्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो दोबारा से इकट्ठे कर सकें। तो ये उनकी हमने एक और आउटकम डिस्कस किया था कि 13 से 16 मिलियन के करीब लोगों की जॉब्स चली गई थी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एक्ट अनाउंस किया था 1933 के अंदर और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स जो थे वो डिफरेंट स्टेट्स को दिए थे, काउंसिल्स को दिए थे ताकि वो रिलीफ प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको स्टार्ट कर सके और जो लोग हैं उनके नुकसानात को भरने में उनकी हेल्प की जा सके ताकि वो इस इकोनॉमिक डाउनफॉल को बर्दाश्त कर सकें। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो उन्होंने एक्ट पास किया था वो था सिविलियन कन्वर्सेशन क्रॉप एक्ट 1933 में उन्होंने ये अनाउंस किया था। इस पर्टिकुलर एक्ट के ज़रिए उन्होंने 2 मिलियन अनएम्प्लॉयड, अनमैरिड और यंग लोग जिनकी एज 17 से 25 डिसाइड की गई थी, उनको इंगेज किया था। ठीक है, किस काम के लिए? वो तो अनएम्प्लॉयड थे, वो तो अनएजुकेटेड थे। उनको इंगेज किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज के लिए एंड पॉन्ड्स को डिग करने के लिए, यानी डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स के लिए भी उनको इंगेज किया। अब आप ये देखिए कि एक लीडर जो है वो उन लोगों को भी किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, दोज हु वर नॉट एजुकेटेड, और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है बल्कि उसके जरिए अपने रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और दीगर जो कंट्री के जो काम है उन वो भी उनसे परफॉर्म करवा रहा है। तो ये सिविलियन कॉन्वर्सेशन क्रॉप एक्ट के ज़रिए था और इसमें उन्होंने $30 जो थे वो दिए थे ताकि फैमिलीज़ जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को, ये जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड, अनमैरिड यंग पीपल, दे कैन सपोर्ट देयर फैमिलीज़। थर्ड एक्ट जो था वो सिविलियन वर्क एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, अगेन इन 1933 दिस एक्ट वाज अनाउंस और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इन्होंने 2.5 मिलियन जो एजुकेटेड लोग थे, अनएजुकेटेड को भी इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इन्होंने एजुकेटेड लोगों को टारगेट किया था जिसमें उन्हें तकरीबन जो 2.5 मिलियन के करीब एस्टिमेशन लगाया जाता है, इन लोगों को राइटर्स और आर्टिस्ट वर्क के लिए उन्होंने रखा था और इनका वेज डिसाइड किया था $15 per week, again to support their families. फोर्थ एक्ट वाज वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। ये एक्ट अनाउंस किया गया था 1935 के अंदर और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर 9 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, उनको हायर किया गया था और रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, बेसिकली ताकि अपनी जो एम्प्लॉयमेंट भी उनको प्रोवाइड की जा सके लोगों को, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड किया जा सके। साथ ही साथ में जो इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी वो थी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और मेरिट के ऊपर जो थे वो लोगों को जॉब्स ऑफर की जाती थी मिलिट्री में और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। और इस पर्टिकुलर वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए सर हैरी हॉपकिंस जो थे वो उनको इंचार्ज बनाया गया था। उनको $11 बिलियन जो थे वो एलोकेट किए गए थे ताकि वो मेरिट के ऊपर लोगों को डिफरेंट उनकी एजुकेशन की बेसिस पे, उनके पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ के बेसिस के ऊपर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उनको जॉब प्रोवाइड की जा सके। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को सर्वाइव करने के लिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के क्या एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो सबसे पहले जो था उनका वो एक्ट था एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में बेसिकली फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट क्या कहते हैं, लोग क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, जैसा कि हमने इनिशियली भी ये चीज़ को डिस्कस किया है, तो लोग जो थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्ट्स बहुत सारा था लेकिन उसकी डिमांड बहुत कम थी। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट के ज़रिए फार्मर्स को पैसे दिए थे और उनको अर्ज किया था कि वो आर्टिफिशियली डिमांड को इंक्रीज़ करें मार्केट में। अब आर्टिफिशियली किस तरीके से इंक्रीज़ की जाएंगी डिमांड?
इन्होंने बेसिकली पैसे दिए थे फार्मर्स को कि वो जो उनके पास एक्स्ट्रा क्रॉप है वो उसको डंप करें, ठीक है, उसको ख़त्म कर दें। जब वो ख़त्म हो जाएगी, डंप हो जाएगी, तो मार्केट में वो पर्टिकुलर क्रॉप की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आर्टिफिशियल वे के ज़रिए उन्होंने उसकी वैल्यू को, वर्थ को इंक्रीज़ करना चाहा था, और इस चीज़ के लिए उन्होंने फार्मर्स को पैसे भी दिए थे। हालाँकि उस वक़्त काफ़ी पॉवर्टी थी, हंगर थी, लेकिन उसके बावजूद ये एक आर्टिफ़िशियल वे के ज़रिए मार्केट में क्रॉप्स की और दूसरे प्रोडक्ट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहा था। ये पर्टिकुलर एक्ट जो था, इसके ऊपर हम आगे फर्दर थोड़ा-सा डिस्कस भी करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था कि इस तरह का कोई भी एक्ट आप पास नहीं कर सकते हैं, जिसके ज़रिए कि आप इंस्ट्रक्ट करेंगे फार्मर्स को कि वो पॉवर्टी और हंगर होने के बावजूद आप आर्टिफ़िशियल वे में एक चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं और उनकी क्रॉप जो है उसको डंप करवा रहे हैं। एग्रीकल्चर को ही बेहतर करने के लिए जो सेकंड एक्ट नाफिज किया गया था वो था सॉइल कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें अल्फाल्फा और क्लोवर ये बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स को अर्ज किया गया था कि वो जो है ये परचेज करें और उसको अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके अंदर इसको इस्तेमाल करें, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्रॉप की वो बढ़ाई जा सके, बेहतर की जा सके। क्योंकि ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से जो ग़िज़ाई इम्पोर्टेंस थी, अहमियत थी, वो फार्म लैंड की ख़त्म हो गई थी। तो जो क्रॉप की क्वालिटी थी वो बहुत, एग्रीकल्चर को ही इम्प्रूव करने के लिए जो थर्ड एक्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाफिज करते हैं वो है फ्रेजियर लेम्की फार्म बैंक्रप्सी एक्ट, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये एक्ट ताकि फार्मर्स को बेसिकली अर्ज किया जा सके कि वो अपने लॉस्ट एग्रीकल्चर लैंड जो वो खो चुके हैं उसको लो प्राइस के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर वापस खरीदें, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो था वो उन्होंने 1% सेट किया था। फोर्थ एक्ट वाज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अथॉरिटी एक्ट। ये पर्टिकुलर एक्ट नाफिज करने से पहले जो वही रिमोट तरीका था जो कि इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए, और कोई इलेक्ट्रिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं नज़र आती थी हमें। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1% जो थी वो उस वक्त जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था। इस एक्ट के बाद बाय 1950 9 आउट ऑफ 10 जो फार्म लैंड्स थे उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो थी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से हमें यूएसए में जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट भी नज़र आती है। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1985। अच्छा, सोशल अपनी इंटीग्रेशन को बेहतर करने के लिए उन्होंने जो रिटायर्ड डिसेबल लोग थे उनकी पेंशन से 1 से 3% जो अमाउंट था वो डिडक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि उनको ओल्ड एज में ये पैसा वापस रिटर्न किया जा सके। अगेन इसको भी जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है बाद में इनका सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी इंट्रोड्यूस की थी, साथ ही साथ में वो खवातीन जो कि अनमैरिड थी और उनके 7 बच्चे भी थे, तो उनके लिए भी उन्होंने फंड्स जो थे। रूजवेल्ट अल्फ़ाबेट सूप को थोड़ा-सा हम देखते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट में उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट ये एस्टैब्लिश की थी, ठीक है? और उसके एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो चाहते थे कि बिज़नेस जो है वो ग्रो करे और जो लेबर कंडीशंस हैं वो बेहतर हो सकें। लेकिन साथ ही साथ में वो ये भी एम करते थे कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है उस वक़्त एस्टैब्लिश ना की जाएँ। अगेन उससे यही होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे और ऑलरेडी जिनकी वैल्यू मार्केट में कोई परचेज़ नहीं कर पा रहा, वो मज़ीद उनकी एक्सेस हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट के ज़रिए जो वर्कर्स थे उनके मिनिमम वेजेस डिसाइड किए थे, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। साथ ही साथ उनकी जो टाइमिंग्स थी उसको भी सेट किया था, और ये अपॉर्चुनिटी भी दी थी लेबर्स को कि वो अपनी मर्जी से नेगोशिएशन अपनी वेजेस की अपने मालिकों के साथ कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर इस वक्त अलाउ किया गया था क्योंकि सोसाइटी जो थी वो बड़ी डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही थी, और लोग, जैसा मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया था, कि दे वर लिटरली सेलिंग देयर चिल्ड्रन के उनके पास बस पैसा आ जाए। तो उन्होंने उस वक्त चाइल्ड लेबर जो था उसको अलाउ किया था, ताकि लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को किसी तरह से सस्टेन कर सकें, उनको सर्वाइवल उनका इंश्योर कर सकें।
और न्यू फैक्ट्रीज जो थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बार्गेन था। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि लेबर यूनियन इस्टेब्लिश किया था और इसका मेन मकसद यही था कि जो कलेक्टिव बार्गेन है, लोग अपने वेजेस के ऊपर कलेक्टिव बार्गेन वो कर सकते हैं, उनको ये राइट दिया गया था। रूजवेल्ट अल्फाबेट सूप में टेनेसी वैली अथॉरिटी जो थी वो एक्ट अनाउंस किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था, फार्मर्स को बेसिकली बताया कि सॉइल की मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए और फोकस किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के ऊपर, ताकि जो एनर्जी है वो उसकी डिमांड को मीट किया जा सके। देखें, एक लीडरशिप जो होती है उसका विजन बहुत मैटर करता है। अब एक लीडर जो कि अपनी एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए ये देखा कि आइंदा वक्त में उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ ही उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया। यूएसए हाउसिंग अथॉरिटी थी, जिसमें बहुत लो इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने लोन्स दिए लोगों को, ताकि वो अपने जो घर हैं उनकी तामीरात करवा सकें। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से लोग जो थे वो कार्डबोर्ड के घरों में उस वक्त रह रहे थे, जिससे उनकी जो थी वो फिजिकल मेंटल हेल्थ जो थी वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। नेशनल यूथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आई गेस मेरी थोड़ी सी वॉइस कट गई थी, सो आई रिपीट द लास्ट लाइन। जो लास्ट हम एक्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें ये डिस्कस किया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस दी जाएगी, उनको पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपनी स्टडी को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें और वो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से कम मुतासर हो सकें। हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस अपना देते हैं न्यू डील के बारे में। हम पहले इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं और नेगेटिव। देखें, जब आपसे कोई एनालिसिस मांगा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको इवैल्यूएट करना है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़, इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। और अगर आप अपने कॉपी को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं बाकी स्टूडेंट से, देन यू मस्ट गिव सम साउंड सजेशंस कि वो नेगेटिव आउटकम्स को कोप अप किया जा सके। और ये क्रिटिकल एनालिसिस न्यू डील का बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है जो कि स्टूडेंट्स की तवज्जो मांगता है वो ये है कि कैपिटलिज्म को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बहुत सक्सेसफुली उस वक्त बचा लिया था और डायरेक्ट इंटरवेंशन जो थी वो नहीं की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनलाइज बैंक को नहीं किया था, लेकिन हर डिपार्टमेंट में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी दी थी ताकि उनको बेहतर किया जा सके। कैपिटलिज्म अगर सर्वाइव ना कर पाता तो यकीनन आप और मैं बहुत अच्छे से अंदाजा कर सकते हैं कि चीज़ें आज काफ़ी डिफरेंट होती। डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ को सर्वाइव कर सकें। कंस्ट्रक्शन ऑफ होम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की इनिशिएशन थी, ओल्ड एज पेंशन उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस रखी गई थी, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया गया था। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स को, जिसमें हमने बात की है एग्रीकल्चर की, सोसाइटी की। हम अब थोड़ा सा बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। तो आई एम श्योर आप भी सोच रहे होंगे कि इस डील के, जिसने इतने बुरे वक्त में यूएसए को सरवाइव करवाया था, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। तो नहीं, बिल्कुल इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। एंड आई डू रिमेंबर इन 2021 यूएसए हिस्ट्री के पेपर में एक प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर ही आया था। और उसका थोड़ा सा एंगल में आगे जाके एक्सप्लेन कर दूँ टॉपिक, फिर मैं थोड़ा सा एंगल भी डिस्कस करती हूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो था, इवन के काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की गई, बट स्टिल बाय 1939 अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो था वो 19% तक उस वक्त भी मौजूद था। बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो मौजूद थे क्योंकि आपने डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों को काम पे रख लिया था, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो थे वो फंड्स फिर कम होने लग गए थे उनको पे बैक करने के लिए। जो डेमोक्रेट्स थे या रिपब्लिकन्स थे, दोनों ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक्यूज करते हैं कि उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया था, क्योंकि कई एक्ट, जिसमें सोशल सिक्योरिटी एक्ट था और एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। देखिए, यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करेंगे, ये फेमस है अपने सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की वजह से। ये फेमस है अपनी सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से, यानी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी लिमिटेड पावर है, वो एक दूसरे की पावर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सिमिलरली हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर
चेक रखता है कि अगर वो अपनी पावर को मिसयूज करता है तो वो उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं या उनका कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। लेकिन इस पर्टिकुलर डील में हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कुछ एक्ट ऐसे इंट्रोड्यूस किए थे जिसकी वजह से उनको उनके इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। वो एक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। रूजवेल्ट रिसेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं। रूजवेल्ट रिसेशन ये था कि रूजवेल्ट ने स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए उस वक्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन जब 1937 में वो पैसा स्टॉक मार्केट थोड़ी सी जब सस्टेन करने लग गई, जब उन्होंने वापस वो पैसा निकलवाया था तो वो स्टॉक मार्केट जो थी दोबारा क्रैश कर जाती है, ठीक है, इतनी मेच्योर नहीं होती कि वो सस्टेन कर पाए। तो ये भी एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि रूजवेल्ट रिसेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। नेशनल डेट डेफिनेटली इंक्रीज होना ही था क्योंकि आप इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जा रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाउसिंग सोसाइटीज हो रही हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन पे काम हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं तो जो नेशनल डेट था वो 44 बिलियन डॉलर्स तक उनके जो उस वक्त कंट्री है उसके ऊपर डेट इंक्रीज हो जाता है। जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं आपसे बात करी थी कि 2021 में इस तरह से कुछ एंगल उसका पूछा गया था कि किस वजह से हम नेगेटिव आउटकम्स जो हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और जो जुडिशरी के साथ रूजवेल्ट की क्या फाइट थी। सो यू मस्ट चेक दैट पेपर एज वेल। अच्छा जी, अब बात क्या थी कि जो जुडिशरी थी, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने सोशल सिक्योरिटी एक्ट को और एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया कि एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर नहीं है कि वो लोगों की सैलरी से 1 से 3% अमाउंट को डिडक्ट करे और ना ही उनके पास ये राइट है कि वो आर्टिफिशियली मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज करे और क्रॉप को ज़ाया करे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए रूजवेल्ट ने फिर प्रो न्यू डील के जो जजेस थे वो उनको अपॉइंट किया था। 6 न्यू जजेस उन्होंने अपॉइंट किए थे और वो जजेस उन्होंने रखे थे जो कि उसकी डील को सपोर्ट करते हैं। तो अगर कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू थिंक विच ब्रांच या विच ऑर्गन कंटेन मोर पावर एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस, तो आई बिलीव ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट है लिखने के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए जो जजेस थे जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे थे इन एक्ट्स को, उनको हटाया गया था और किस तरह से न्यू डील के जो फेवर में जजेस थे उनको अपॉइंट किया गया था। इस पर्टिकुलर जो एक्ट की वजह से कि न्यू डील के उन्होंने प्रो न्यू डील जजेस रखे थे, ज़ाहिर है उनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी अफेक्ट हुई थी और लोगों ने उनको कुछ लोगों ने डिक्टेटर्स भी बुलाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हम थोड़ा सा लेगेसी के ऊपर भी बात करते हैं कि ओवरऑल अगर थोड़ा सा हमें अपना एनालिसिस देना पड़े तो लेगेसी ये है कि अभी भी जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, ना सिर्फ वो यूएसए में बल्कि दुनिया की और बहुत सारी कंट्रीज में ये एग्जिस्ट करता है, जिससे लोगों की जो पे है उससे 1 से 3% या कुछ परसेंट अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है उन्हें ओल्ड एज में रिटर्न करने के लिए। तो अगर ओवरऑल हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करें आज के लेक्चर में तो हम देखते हैं कि हमने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के सबसे पहले तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिस्कस किया कि वो कैनेडियन इकोनॉमिक मॉडल को फेवर करते थे। फिर हमने देखा कि उन्होंने बैंक्स को सर्वाइव करने के लिए ग्लास स्टीगल एक्ट दी थी और रेडियो साइड फायर चैट्स भी इंट्रोड्यूस की थी ताकि लोगों का वापस ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके बैंकिंग सिस्टम में। सोशल सिक्योरिटी एक्ट में अनएम्प्लॉयड और जो अनमैरिड वुमेन थी, ओल्ड एज पीपल थे, स्टूडेंट्स थे, उनके लिए लोन रखे गए। एग्रीकल्चर की इलेक्ट्रिफिकेशन की गई थी, इंटरेस्ट रेट कम किया गया था ताकि लोग वापस लैंड परचेज कर सकें। हमने एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की बात की थी, साथ साथ में हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी किस तरह से इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर आखिर में हमने अपना एनालिसिस भी बिल्ड किया थोड़ा सा कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, इसकी लेगेसी क्या है और आपका अपना एक परसेप्शन क्या हो सकता है इस प्रेसिडेंसी के ऊपर कि उन्होंने कैपिटलिज्म को भी सक्सेसफुली सर्वाइव किया और एक मैसिव इकोनॉमिक डाउनफॉल को बहुत सक्सेसफुली कोप अप किया। और डेफिनेटली देयर वर सम ड्रॉबैक्स, लेकिन कैपिटलिज्म को सस्टेन करवाना और साथ ही साथ में अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वापस ट्रैक के ऊपर लेकर आना वो भी इस तरह से
कि यूएसए वाज अगेन रेडी टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर टू। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू किस तरह से यूएसए के उसके बाद जो है वो एक बायपोलैरिटी की तरफ जाती है। तो ये चीज़ें तब मुमकिन होती हैं जब आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है। विदाउट स्ट्रांग इकॉनमी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। So this was all about the presidency of Franklin D. Roosevelt and the Great Deal, the New Deal. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूएसए हिस्ट्री का एक और टॉपिक कवर करेंगे। I'll see you inshallah in the next lecture.